मोबाइल आज हमारे देश में प्रबोधन का और मनोरंजन का साधन बना हुआ है। यह दिखता उतना आसान नहीं है। हमारी सामाजिक रचना को ये बिगड़ने वाली बात है। हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत में हमारे शिक्षकों से, हमारे माता पिताओं से और हमारे समाज से जो संस्कार मिलते हैं, उन संस्कारों के कारण आज हमारा व्यक्तित्व जो कुछ अच्छा है उसका श्रेय उन संस्कारों को है। और साहित्य ये ऐसा है कि जो भूतकाल के अनुभव को वर्तमान काल में पढ़ने के बाद भविष्य के विकास की प्रेरणा देने वाला होता है। जो इतिहासकालीन पुरुष होते हैं, जो समाज सुधारक होते हैं, जो संत होते हैं, वो अपने जीवन का तत्वज्ञान बहुत ही सरल भाषा में सर्वसामान्य जनता को समझाने की कोशिश करते हैं। केवल वो समझते हैं, ऐसा समझाते इतना नहीं है, पर उन्होंने समझाए हुए विचारों के कारण हमारे समाज में जो लोग होते हैं उनके जीवन में उसका परिणाम होता है। उनका व्यक्तित्व संस्कारों से परिपूर्ण होता है और उसी के कारण उनके जीवन में परिवर्तन होता है। आखिर समाज जो होता है वो व्यक्तियों का समूह होता है और व्यक्ति जो होता है वो समाज का घटक होता है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सिंधी साहित्य जो है, उस साहित्य में दो प्रकार की बातें हैं। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। जो लिखे हुए शब्द है वो एक है और शब्दों के पीछे जो भावार्थ है वो दूसरा है। और जो भावार्थ है वो समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ये साहित्य में काम करने वाले साहित्यकों का और कवियों का काम है। और कवियों के साहित्यिक लोगों के साहित्य में इतनी जान और ताकत है कि लोग कहते हैं कि साहित्य के कारण, कविताओं के कारण उसको सुनने के बाद मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। ये जो प्रभावी शब्द होते हैं ये मन के अंतःकरण में प्रेरणा निर्माण करते हैं। और प्रेरणा जो होती है वो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को संस्कारों से परिपूर्ण करके उसके व्यक्तित्व को आकार देती है। और इसलिए साहित्य, संस्कृति, इतिहास, विरासत, कला, नाटक, संगीत, ये समाज की बहुत बड़ी ताकत है। और इस ताकत को सर्वव्यापी बनाना, इस ताकत को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना, ये समाज के सुशिक्षित और सुसंस्कृत साहित्यिक और कवियों का परम कर्तव्य है। जो कल था वो आज नहीं है, आज है वो कल नहीं होगा। पर जो शाश्वत मूल्य होते हैं वो पीढ़ियां चली गई। सिंध के समय, उस समय इतिहास के अनेक साहित्यिक, कवि, संत आज हमारे बीच में नहीं है। व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर चला जाता है, पर उसने वे लिखे हुए विचार कभी समाप्त नहीं होते। एक बहुत अच्छे साहित्यिक ने कहा है, और विशेष रूप से वो सिंधी साहित्यिकों को और समाज को ले लागू है, क्योंकि आज सिंध की हालत कैसी है आपको पता है कि विचार जो होते हैं वो आंखों के पीछे मस्तिष्क में होते हैं। कोई भी सत्ता कितनी भी ताकतवान हो, वो आंखें जो होती है उसको नष्ट कर सकती है, पर मस्तिष्क में आंखों के पीछे जो विचार होते हैं उसको कोई भी सत्ता कभी नष्ट नहीं कर सकती। चाहे कितना भी दबाव आए और आप उस संकट से गए हो, जिस देश में, जिस मातृभूमि में अपना जन्म हुआ था, वहीं से अपना घर-द्वार छोड़कर आपको निकलना पड़ा मजबूरन। पर वहां से जरूर निकलना पड़ा, पर एक दिन ऐसा आएगा
कि एक दिन हमारे दिल का सपना अखंड भारत का निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं ईरान में गया था इस बार, अभी परसों ईरान के प्रेसिडेंट के शपथ समारोह में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गया था, और उसके पहले प्रधानमंत्री के रूप में गया था, उनके साथ गया था। तो चाबार करके एक एयरपोर्ट है जो कांडला से शाबार बड़ा कम अंतर है, वो बनाने का काम मेरे ऊपर था। मैंने वो पोर्ट बनाया। तब मैं ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को मिलने के लिए गया था। 10-15 मिनट बैठने के बाद उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा, मिस्टर गडकरी, डू यू नो दैट आवर पर्शियन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पर्शियन, डू यू नो? मैंने कहा नहीं सर, मुझे पता नहीं है। उन्होंने कहा पर्शियन इज कमिंग फ्रॉम संस्कृत, ये संस्कृत से आई है, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास संस्कृत से पर्शियन का जन्म हुआ है। मैं इंडोनेशिया में गया था, वहां के मुस्लिम समाज में रामायण बहुत प्रिय है, महाभारत प्रिय है। वहां कर्ण का पुतला था, द्रौपदी, उसके ऊपर नृत्य नाटिका होती है, रामायण खेला जाता है। वहां के एक मुस्लिम अधिकारी मेरे साथ थे, वो कह रहे थे हमारे घरों में रामायण का पठन होता है। मुझे आपको इतना ही कहना है कि परिस्थिति निरूप कुछ मजबूरी के कारण हमारे इतिहास और संस्कृति के ऊपर परकियों ने आक्रमण किया। जो अधिकारवादी है, विस्तारवादी है, ऐसी एक प्रवृत्ति है। कल मेरे यहाँ नेपाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, तो मैं उनको बता रहा था कि नेपाल को भारत से चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति विस्तारवादी नहीं है, अधिकारवादी नहीं है। तो हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे पे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती मेरा कल्याण करो, मेरे परिवार का कल्याण करो, मेरे पुत्र पौत्री का कल्याण करो, ये नहीं कहती। हमारी संस्कृति कहती है विश्व का कल्याण हो। ये फर्क है। और यही भारतीय संस्कृति जो है, इसी का संबंध सिंधी संस्कृति के साथ है, सिंधु संस्कृति के साथ है। आप कभी लद्दाख और लेह में जाएंगे तो वहां सिंधु नदी आती है। मैं वहां एक कारगिल के नीचे झोजिला टनल बना रहा हूं। घनश्याम जी, अडवाणी जी के साथ सब लोग गए थे सिंधु नदी में। तुम साल भर में एक बार इन सब लोगों को लेकर लद्दाख और लेह में जाइए, और जहां अडवाणी जी ने सिंधु नदी का पूजन किया था वो जगह पर जाइए। मैं वहां बहुत अच्छा रोड बना चुका हूं और झोजिला टनल बना चुका हूं, और पूरे हिमालय में मैं हेलीकॉप्टर से उस सबको देख चुका हूं, सिंधु नदी को। और मेरा आपको आह्वान है कि वहां जाके जब आप सिंधु नदी का जल प्राशन करोगे तो फिर से एक बार वो जल आपके मन में, आपके अंतःकरण में वही संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में, उस भूमि के बारे में एक ऐसी प्रेरणा पैदा करेगा कि एक दिन निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आए हुए नागपुर में आए हुए सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे आज सुबह घर पर 700-800 लोग मिलने के लिए मैं निकल नहीं पाया। अभी 7 कार्यक्रम में जाना, अभी 2 और काम बाकी है और वहां लोग राह देख रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं।